नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्नोत्तरी और उसकी व्याख्या लेकर के आई हूँ। इसका भाग 1 मैं पहले करवा चुकी हूँ, जिसमें कि 35 प्रश्न मैं करवाई थी व्याख्या सहित। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम लोग अपने इस वीडियो में टॉप 60 प्रश्न पे चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षा में, PYQ हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ध्यान से सारे प्रश्न को देखते जाइएगा और मैं समझाऊंगी तो उस दौरान भी कई सारे पॉइंट पे चर्चा करूंगी, वो भी हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो आप उन्हें भी देखे रहिएगा। चलिए फिर हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिकाल को। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया जाता है और वीर गाथा काल नामकरण हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो आचार्य शुक्ल जी है वो देखते हैं कि आदिकाल में कुल 12 पुस्तकें मिलती है, तो 12 पुस्तकों में से कुल 9 पुस्तकों की जो विशेषताएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, वो वीर गाथात्मक प्रवृत्ति है। इसी के आधार पर शुक्ल जी आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल कर देते हैं। उसके बाद हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं और वो वीर गाथा काल को आदिकाल का नाम देते हैं और सारे विद्वान मिलकर सर्वसम्मत से इसे आदिकाल ही कहते हैं। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति। क्योंकि विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है पदावली को लेकर के। पदावली इनकी एक रचना है जो मैथिली भाषा में होती है और इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। आप सभी को पता है विद्यापति 3 भाषाओं में रचना लिखते हैं। पहला तो मैथिली भाषा में, दूसरा संस्कृत भाषा में और तीसरा अवहट्ट भाषा में। और तीनों भाषाओं में जितनी रचनाएं हैं उन तीनों को आप लोग याद रखे रहिएगा, प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। और ये हमारे आदिकाल के ही कवि हैं विद्यापति। अगला प्रश्न है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हमारे कबीर। और कबीर निर्गुण संत हैं, निराकार ईश्वर को मानते हैं। लेकिन वहीं आप कृष्ण मार्गी को देख लीजिएगा तो कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि या प्रवर्तक हमारे सूरदास हो जाएंगे। प्रेम मार्गी शाखा में जायसी प्रमुख हो जाएंगे और राम मार्गी शाखा में हम लोग देखेंगे, राम भक्ति शाखा में हमारे तुलसीदास प्रमुख हो जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत की रचयिता का नाम क्या है? पद्मावत जो एक ग्रंथ है उसके रचयिता का नाम क्या है? तो उसके लेखक रचयिता का नाम है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है और ये पद्मावत की रचनाकार है। पद्मावत में मुख्य रूप से 3 चरित्रों का उल्लेख हुआ है। पहला तो राजा रत्नसेन जो पद्मावती के प्रेम में वियोग में रहते हैं और फिर पद्मावती से मिलने के लिए जाते हैं, और दूसरी इसमें पात्र है वही पद्मावती, और तीसरी है रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती। तो नागमती, रत्नसेन और पद्मावती इन तीनों की कथा पद्मावत में लिखी गई है और लिखने वाले हमारे जायसी हैं। तो पद्मावत जायसी की रचना है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? किसके गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामदेव। हमारे नामदेव सबसे पहले सगुन भक्ति करते थे, लेकिन सगुन भक्ति के बाद इनके एक दोस्त बन जाते हैं ज्ञानदेव नाम के। इनके दोस्त का नाम है ज्ञानदेव और यही ज्ञानदेव नामदेव को समझाते हैं कि तुम ये सगुन भक्ति क्यों करते हो, तुम निर्गुण भक्ति करो, बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो ज्ञानदेव एक बात कहते हैं कि बिनु गुरु होई ना ज्ञान। तो इस प्रकार से नामदेव अपना एक गुरु चुनते हैं और इनके गुरु का नाम है बिसोबा खेचर। तो नामदेव के गुरु का नाम भी पूछता है, गुरु का नाम है बिसोबा खेचर और बिसोबा खेचर इनके गुरु का नाम है और इनके गीतों का संकलन है अभंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अभंग रचना नामदेव की है, गुरु का नाम है बिसोबा खेचर और दोस्त का नाम है ज्ञानदेव। अब अगला प्रश्न है, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? किस काल को श्रृंगार काल कहते हैं?
तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रीतिकाल। रीतिकाल को ही श्रृंगार काल कहा गया है क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगारिक रचनाएं यानी नायिका के प्रेम की रचनाएं सबसे अधिक लिखी गई। श्रृंगारिक रचनाएं अत्यधिक लिखी गई, नक्सिक वर्णन अधिक किया गया, इसीलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र देते हैं। अब अगला प्रश्न चलते हैं। आगे प्रश्न है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो जो हमारे सही उत्तर हो जाएंगे वो है हरिऔध। हरिऔध की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास याद रखिएगा। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग है और प्रिय प्रवास का लिखने का जो समय है वो है 1914 ईस्वी। और प्रिय प्रवास का सबसे पहले नाम ब्रजांगना विलाप पड़ा था, लेकिन हरिऔध जी भूमिका में खुद लिखते हैं कि ब्रजांगना विलाप से अच्छा मुझे प्रिय प्रवास नाम लगा, इसीलिए मैंने नाम बदल के प्रिय प्रवास कर दिया। तो कवि सम्राट हमारे हरिऔध को कहा जाता है। अब आगे का जो प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचयिता का नाम क्या है? भारत भारती काव्य के रचयिता है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। गुप्त जी हमारे भारत भारती के रचयिता है। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है और भारत भारती के 3 खंड है। भारत भारती बहुत ही लंबा काव्य है। भारत भारती के 3 खंड है। पहले खंड का नाम है अतीत खंड, दूसरे खंड का नाम है वर्तमान खंड और तीसरे खंड का नाम है भविष्यत खंड। तो इस प्रकार से एक लंबा चौड़ा सा ग्रंथ बन के तैयार होता है। मैथिली शरण गुप्त उसे लिखते हैं, इसीलिए गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि कहलाते हैं। और आगे चल कर के जो हमारे दिनकर है, दिनकर को भी राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। दिनकर जी खुद की तुलना करके कहते हैं गुप्त जी से कि मैं महज डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। मैं महज मैथिली शरण गुप्त के सामने एक डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ, यानी छोटा राष्ट्र कवि हूँ। सबसे बड़े राष्ट्र कवि गुप्त जी है, उसके बाद दिनकर जी का नाम आता है। आगे का प्रश्न है, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? प्रवृत्ति मतलब विशेषता। तो किस युग की महत्वपूर्ण विशेषता रहस्यवाद है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए, एक रहस्यवाद एक विशेषता है। और छायावाद के 4 स्तंभ कवि हम देखते हैं। चारों स्तंभ कवि में से जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा मुख्य रूप से रहस्यवाद का प्रयोग करती है। रहस्यवाद छुपा के लिखना नहीं होता है। रहस्यवाद का अर्थ होता है कि आप अपनी रचनाओं में अध्यात्म से जोड़ देना, यानी अपनी रचनाओं को अध्यात्म से जोड़ देना ही रहस्यवाद कहलाता है। और महादेवी की रचना में महादेवी की ही पीड़ा हमें देखने को मिलती है और वो सारी रचनाओं में एक अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करती है जो उनके ईश्वर है। तो इस प्रकार से रहस्यवाद छायावाद की विशेषता है, प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, अनामिका काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो अनामिका काव्य के जो रचनाकार है वो है हमारे निराला जी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निराला जी की रचना है अनामिका। अनामिका गीतिका निराला जी की ही रचना है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि हमारे सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ये प्रकृति वर्णन करने में पंत जी को सबसे अच्छा एक महारत हासिल है। और पंत जी का जन्म पूछा जाएगा तो पंत जी का जन्म उत्तराखंड में हुआ है और ये इलाहाबाद आकर के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर इलाहाबाद में रह के ही अपनी लेखन शैली भी करते हैं। और यहाँ जो चारों नाम हैं, जयशंकर प्रसाद, पंत जी, महादेवी वर्मा और निराला, यही चारों हमारे छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में गिने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, कामायनी काव्य के रचयिता का नाम क्या है? कामायनी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कामायनी की भूमिका में लिखते हैं कि इसका समय यानी कि कामायनी लिख करके 1935 में तैयार हो गया था, लेकिन 1935 में तैयार होने के बाद यह 1936 में प्रकाशित हुआ। इसीलिए कहीं कहीं आपको इसका प्रकाशन वर्ष 35 मिलेगा, कहीं कहीं 36 मिलेगा। तो 35-36 आप दोनों ही मान सकते हैं। और इसके लेखक है हमारे, रचयिता है हमारे जयशंकर प्रसाद। कामायनी, कामायनी का अर्थ समझ लीजिएगा। कामायनी का अर्थ होता है अर्थात कामदेव की पुत्री।
कामदेव की पुत्री है श्रद्धा। तो इसमें श्रद्धा और मनु की कथा कही गई है। श्रद्धा और मनु की कथा कही गई है और कामायनी में 15 सर्ग है। 15 सर्ग है। चिंता सर्ग से ये शुरू होता है और आनंद सर्ग में खत्म होता है। यानी इसमें आनंदवाद दर्शन की स्थापना भी की गई है, जो जयशंकर प्रसाद करते हैं। अब अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र के हमारे रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र की रचना 1946 ईस्वी में करते हैं। तो प्रकाशन वर्ष 1946 याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर इनके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो हमारे दिनकर जी को कहा जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो हमारे ऑप्शन में मैथिली शरण गुप्त नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है, ये सब हमारे राष्ट्र कवि हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है दिनकर जी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे दिनकर जी यहाँ पर सही हो जाएंगे। दिनकर को ही राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी है? किसकी जन्म शताब्दी है? शताब्दी मतलब होता 100 वर्ष, यानी 2008 में कौन सी रचना का 100 वर्ष पूरा हो गया है? कौन सी रचना नहीं, यहाँ पर जन्म शताब्दी, यानी कौन से कवि का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, जब 2008 है तो 2008 के 100 वर्ष पहले जाएंगे तो 1908 होगा। तो अब हम लोग का सीधा सीधा प्रश्न है कि 1908 में किनका जन्म हुआ था? तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर का ही 1908 में जन्म हुआ है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के पूछा है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जन्म शताब्दी पूछा है, यानी कि 2008 से सीधे हम लोग 100 वर्ष पीछे जाएंगे 1908 में। तो 1908 में हमारे दिनकर जी का ही जन्म हुआ है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के कवि कौन हैं? बिहार के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध और नागार्जुन। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है नागार्जुन। नागार्जुन ही हमारे बिहार के कवि हैं। नागार्जुन बिहार के कवि है और नागार्जुन को घूमने का बहुत शौक था। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान हैं जो हमेशा घूमते रहते थे और चौक चौराहों पर जा जा के भी जनता के आवाज़ में, यानी जनता जो चाहती थी जनता के आवाज़ में ये कविताएं लिखते थे और उन कविताओं को चौक चौराहों पर जा जा के गाते भी थे, सुनाते भी थे सबको। अब अगला प्रश्न है हमारा, गोदान उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है? तो गोदान उपन्यास 1936 में लिखा गया और ये बहुत प्रसिद्ध है। हम सभी को पता है इसके रचनाकार प्रेमचंद है। 1936 में गोदान लिखा गया है और 1936 में ही प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है और मंगलसूत्र इनका एक उपन्यास है जो अधूरा छूट जाता है। उसे वे पूरा नहीं कर पाते हैं और प्रेमचंद्र के जो बेटे हैं अमृत राय, तो अमृत राय फिर उस उपन्यास को पूरा करते हैं आगे चल करके। अब हमारा आगे का प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट भी हमारे प्रेमचंद को ही कहा जाता है। उपन्यास सम्राट भी पूछा जाए तो भी प्रेमचंद ही हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि उपन्यास और कथा लिखने में प्रेमचंद को महारत हासिल हुई, उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हमारे बिहार के ही कवि है, लेकिन इनका यहाँ पर गांव दे दिया है, राज्य का नाम नहीं है, गांव का नाम है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औराही हिंगना। औराही हिंगना इनके गांव का नाम है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर हमारे प्रेमचंद को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कलम का जादूगर इसी नाम से एक जीवनी लिखी गई है। कलम का जादूगर नाम से जीवनी लिखी गई है, प्रेमचंद की ही जीवनी है और लिखने वाले हैं अमृत राय। अमृत राय लिखने वाले हैं जो हमारे प्रेमचंद के ही बेटे हैं, पुत्र हैं। तो अमृत राय लिखते हैं कलम का जादूगर। इसी प्रकार से एक और जीवनी है कलम का मजदूर, तो कलम का मजदूर प्रेमचंद की ही जीवनी है। इसी प्रकार से एक और जीवनी है प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद घर में भी प्रेमचंद की ही जीवनी है और इनकी पत्नी है शिवरानी देवी
वो उस रचना को लिखती है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद का नाम याद रखिएगा। अब आगे का प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकार नहीं है। पूछा है कि कौन नहीं है। तो मोहन राकेश जुड़े हुए थे, कमलेश्वर भी जुड़े हुए थे, राजेंद्र यादव भी जुड़े हुए थे, केदारनाथ अग्रवाल जुड़े हुए नहीं थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर इन्हें याद रखने का एक ट्रिक है। अगर नई कहानी के प्रवर्तक पूछा या फिर नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का नाम पूछा, तो आप ट्रिक याद रख सकते हैं कमरा, कमरा या फिर कमोरा, जैसे भी याद रखना चाहे। का से कमलेश्वर हो जाएगा, माँ से मोहन राकेश और रा से फिर राजेंद्र यादव। तो कमरा या कमोरा भी कर लीजिए, जो भी ट्रिक अपना ले, बस नाम आपको याद हो जाएंगे नई कहानी के प्रवर्तक या फिर नई कहानी के आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकार। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं। शुक्ल जी मूलतः क्या हैं? तो शुक्ल जी मूलतः एक आलोचक है, आलोचना करते हैं और आलोचक पुस्तकें, आलोचनाएं की पुस्तकें ये लिखते हैं, खास करके निबंध ये लिखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। अब जब ये 1929 में जब प्रकाशित हुआ, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, तो किस नाम से प्रस्तुत किया गया था? तो नाम याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से प्रकाशित नहीं हुआ था, हिंदी साहित्य इतिहास से भी नहीं हुआ था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का विकास नाम से सबसे शुरुआत में हिंदी शब्द सागर पुस्तक की भूमिका में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जब स्वतंत्र रूप से हिंदी साहित्य की पुस्तक हमारे बीच आती है, तो उसका नाम बदल करके हिंदी साहित्य का इतिहास रखा जाता है। लेकिन अगर सर्वप्रथम पूछे तो फिर हिंदी साहित्य का विकास यही नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया है? तो सरस्वती के संपादक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन करते हैं और पूरे द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का ही योगदान रहा। बहुत महत्वपूर्ण है सरस्वती पत्रिका, याद रखिएगा उसे। अब है, निर्गुण उपासक कवि हैं। निर्गुण उपासक यानी निराकार ईश्वर को कौन मानते हैं? तो निराकार ईश्वर को हमारे कबीर दास मानते हैं, क्योंकि तुलसीदास तो हमारे सगुण भक्त हैं, सूरदास भी सगुण भक्त है, केशवदास भी सगुण भक्त है। तो जो हमारे कबीर है ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक है कबीर दास। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? तो पद्मावत के रचयिता का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी है। ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसी प्रकार से घुमा घुमा के प्रश्न आते ही हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो तुलसीदास की रचनाओं को मैं क्रम से याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई हूँ आपको एक अलग वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पूछा है कि कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। जानकी मंगल है, रामाज्ञा प्रश्न भी है और पार्वती मंगल भी है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी है रस विलास, ये हमारे तुलसीदास की रचना नहीं है। तो नहीं है तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है, भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अवधी। अवधी भाषा में ही रामचरितमानस लिखा गया है और रामचरितमानस 7 कांडों में लिखा गया है। 7 कांड में लिखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और जो रामचरितमानस है सबसे पहले तुलसीदास पढ़ करके रसखान को सुनाते हैं, वो भी याद रखिएगा। सबसे पहले तुलसीदास पढ़ के रसखान को सुनाते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की शैली क्या है? शैली पूछ लिया है, शैली क्या है? तो यहाँ पर शैली हो जाएगी प्रबंध शैली। प्रबंध शैली में ही रामचरितमानस लिखा गया है, यानी कथाओं को जोड़ करके ही यहाँ पर प्रबंध शैली के रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? सूरदास की जो भक्ति भावना है वो किस भाव की थी? तो आप सभी को पता है कि सूरदास की जो भक्ति भावना सखा भाव की थी,
यानी वो कृष्ण को अपना दोस्त मान करके, सखा मान करके भक्ति करते हैं। अब यहाँ देखिए दास्य भाव, तो दास्य भाव की भक्ति तुलसीदास करते हैं। तुलसीदास अपने आप को श्री राम का सेवक मान के भक्ति करते हैं। अब यहाँ पति भाव, पति भाव से जो भक्ति करना है इसी को माधुर्य भाव भी कहते हैं। और माधुर्य भाव की भक्ति मीरा करती है। कौन करेगी? तो मीरा करेगी। उसके बाद है निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? भ्रमर गीत का प्रसंग किस पुस्तक में आता है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सूरसागर। सूरसागर में ही भ्रमर गीत का प्रसंग आता है। तो सूरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग आता है और सूरसागर रचना है सूरदास की। सूरदास की रचना है। और भ्रमर गीत प्रसंग में यह हमें देखने को मिलता है कि जो उद्धव है, उद्धव कृष्ण का जो समाचार है वो गोपियों के पास ला कर के सुना रहे हैं। और गोपियाँ जल्दी से, मतलब कि गोपियाँ तुरंत उद्धव को भला बुरा तो कह नहीं सकती है। तो वहीं एक भ्रमर उड़ता हुआ आता है, भ्रमर यानी भौरा। तो गोपियाँ भौरे को माध्यम बना करके उद्धव को फिर भला बुरा कहना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए भ्रमर गीत का प्रसंग हमें सूरसागर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? ब्रज भाषा की रचना कौन सी है? तो अगर हम पंचवटी देखें तो पंचवटी हमारे मैथिली शरण गुप्त की है, जो 1925 में लिखी गई है और ये खड़ी बोली की रचना हो जाती है। उर्वशी देखें तो उर्वशी नाम से हमें दो रचनाएं दिखाई देती है। पहला तो 1909 में लिखा जाता है, जो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, चंपू काव्य होता है। और दूसरा हम देखते हैं 1961 में लिखा जाता है और 1961 में हमारे दिनकर जी लिखते हैं। तो उर्वशी तो यहाँ पर फिर खड़ी बोली की ही रचना हो जाएगी। अब आएंगे चिदम्बरा, तो चिदम्बरा पंत की रचना है। और सूरसागर, सूरसागर हमारे सूरदास की रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो हमारा प्रश्न भी पूछा है कि ब्रज भाषा में कौन सी रचना है, तो सूरसागर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण करने में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण करने में हमारे सूरदास सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास का नाम याद रखेगा। कहा जाता है सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी बाल चित्रण उन्होंने जैसा किया है वैसा किसी, मतलब कोई और कवि अभी तक नहीं कर पाए हैं। फिर अगला प्रश्न है, रीतिकालीन, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है? तो रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण, यानी नक्सिक वर्णन करना ही रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय रहा। नक्सिक वर्णन से एक नायिका के पैर पैर से लेकर के पूरे सिख यानी माथे तक का वर्णन करना ही नक्सिक वर्णन कहलाता है। नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करना ही रीतिकालीन में मुख्य रूप से था। यहाँ पर श्रृंगारिकता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो बिहारी सतसई के रचयिता हमारे बिहारी लाल है। बिहारी लाल को याद रखिएगा, बिहारी सतसई, इसमें 713 दोहे संकलित किए गए हैं। 713 दोहे संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा रसखान। रसखान हमारे ऐसे कवि हैं जो सबसे पहले एक स्त्री से प्रेम करते हैं, स्त्री पे आसक्त होते हैं, लेकिन वो स्त्री बहुत मानवती थी, यानी रसखान को समझते ही नहीं थे, रसखान से बात ही नहीं करती थी, रसखान को नहीं पसंद करती थी। रसखान उसके पीछे बहुत पागल थे। लेकिन जब रसखान देखते हैं कि वो मुझे भाव ही नहीं दे रही है, मुझसे बात ही नहीं कर रही है, तो फिर रसखान एक बार एक ग्रंथ पढ़ते हैं जिसमें वो पाते हैं कि एक कृष्ण ऐसे युवक है जिन पर बहुत सारी गोपियाँ मरती है। तो रसखान के मन में आता है कि मैं भी अब कृष्ण की ही भक्ति करूँगा, यानी जिस पर सारी गोपियाँ मरती है क्यों ना उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो यही सोचकर रसखान वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन जाकर कृष्ण भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से मुसलमान होते हुए भी कृष्ण की भक्ति करते हैं रसखान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो खड़ी बोली की रचना हमारा साकेत हो जाएगा। साकेत, साकेत एक पाली भाषा का शब्द है। साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। अयोध्या खास करके इसमें पूरी राम की कथा तो वर्णित है, लेकिन मुख्य रूप से जो लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला, तो उर्मिला ही इस साकेत की नायिका है।
जो अयोध्या में अकेली रहती है 14 वर्षों तक वनवास में, लक्ष्मण जी तो इन्हें छोड़ के चले जाते हैं। तो उर्मिला किन परिस्थितियों में रहती है उसी का वर्णन साकेत में किया गया है। तो साकेत में मुख्य रूप से उर्मिला नायिका के रूप में आई है और इसी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि हमारे जयशंकर प्रसाद है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। सूरदास हमारे भक्ति काल के हैं, मीराबाई भी भक्ति काल की है। तो छायावाद से हमारे जयशंकर प्रसाद है, और छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता हमारे जयशंकर प्रसाद है। कामायनी 1935 या फिर 36 में लिखी गई है। 35 या 36 दोनों ही वर्ष इनका माना जाता है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हमारा ऑप्शन सी सही होगा, निराला जी है। निराला जी बंगाल से संबंध रखते हैं, इसीलिए बंगाली भाषा में एक कृतिवास रामायण लिखा गया है और उसी रचना का प्रभाव राम की शक्ति पूजा पर पड़ा है। इसमें निराला जी दिखाना चाहते हैं कि जो राम है वो कोई अलौकिक पुरुष नहीं है, कोई अवतारी पुरुष नहीं है, बल्कि वो एक साधारण मनुष्य है। और जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य दुख की स्थिति में रोता है, वैसे ही श्री राम को भी रोते हुए दिखाया गया है कि अपनी पीड़ा में वो भी रोते हैं, अपने दुख की स्थिति में वो भी रोते हैं साधारण मनुष्यों की तरह। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, और किस प्रकार से अपने परिस्थितियों से फिर वो बाहर आते हैं वो भी इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, बादल राग कविता के रचयिता कौन है। बादल राग भी एक लंबी कविता है और इसके रचयिता हमारे निराला जी ही है। निराला जी की ही कविता है बादल राग। अगला प्रश्न है, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि पूछ ले या फिर प्रकृति के सुकुमार कवि पूछ ले, हमारा उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। जनता के बीच में रहकर उन्हीं के श्रम के गीत गाने वाले कौन हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन एक ऐसे कवि हैं जो जनता के बीच में ही रहते थे और चौक चौराहों पर जाके भी जनता के श्रम के गीत गाने वाले हैं। तो नागार्जुन बिहार से संबंध रखते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी गज़ल। हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने आरंभ किया, किसने प्रारंभ किया। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार हिंदी गज़ल के प्रवर्तक कह लीजिए, या फिर हिंदी गज़ल लेखन का कार्य ये प्रारंभ करते हैं दुष्यंत कुमार। लेकिन अगर हिंदी ना लिख के सिर्फ गज़ल लेखन पूछ ले कि गज़ल लेखन सबसे पहले कौन शुरू करते हैं, तो अमीर खुसरो का नाम आएगा। लेकिन यहाँ पर हिंदी पूछा है तो हिंदी में हमारे दुष्यंत कुमार ही शुरू करते हैं। तो दुष्यंत कुमार गज़ल में बहुत प्रसिद्ध है, इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है। कौन सा कवि हास्य रस की कविताएं नहीं करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर हास्य रस के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बताई थी, चाहे उपन्यास सम्राट पूछ ले या फिर कथा सम्राट पूछ ले, हमारे मुंशी प्रेमचंद ही होंगे, क्योंकि प्रेमचंद को उपन्यास लिखने में और कहानी लिखने में बहुत प्रसिद्धि मिल चुकी है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हैं। ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास पूछा है, इसीलिए हमारा सही उत्तर वृंदावन लाल वर्मा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐतिहासिक उपन्यास न पूछ के ऐतिहासिक नाटक पूछ लेता कि ऐतिहासिक नाटक के लेखक कौन हैं, तो ऐतिहासिक नाटक के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद हो जाते। तो जयशंकर प्रसाद हमारा नाम सही होता, क्योंकि नाटकों में प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं। लेकिन यहाँ उपन्यास पूछा है, इसीलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे। और जो हमारे जयशंकर प्रसाद है वो मात्र 3 ही उपन्यास लिख पाते हैं। ज़्यादा प्रसिद्धि इन्हें भी कहानी और नाटक में ही मिलती है। अगला प्रश्न है, गिल्लू। गिल्लू कहानी की लेखिका है। तो गिल्लू कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा, और गिल्लू गिलहरी का नाम होता है।
आप सभी को पता है महादेवी वर्मा को जानवरों से बहुत प्रेम होता है, पशु पक्षियों से। और वो अपने घर में ही बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल के रखती थी। और पाल के तो रखती थी, साथ में उनका नामकरण भी करती थी। और नामकरण करके उन्हीं सारे पशु पक्षियों पर ही अपनी रचनाएं भी लिखती है। तो मेरा परिवार नामक इनकी एक रचना है जिसमें बहुत सारे पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताइए। आंचलिक लेखक जो एक अंचल विशेष को आधार बना करके अपनी लेखनी करते हैं, तो उनमें हमारे सबसे प्रसिद्ध है फणीश्वर नाथ रेणु। और आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी फणीश्वर नाथ रेणु ही करते हैं अपने मैलांचल उपन्यास में, तो वो चीज़ भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं। नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन रहे हैं? तो आपको पता है यहाँ कमलेश्वर का नाम है। हम सभी याद किए थे नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए, या फिर नई कहानी के प्रवर्तक याद किए थे कमरा, कमरा या फिर कमोरा, यानी कमलेश्वर मोहन राकेश राजेंद्र यादव। तो मोहन राकेश राजेंद्र यादव तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है कमलेश्वर। तो कमलेश्वर हमारा सही हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है, आगे प्रश्न है कविता क्या है? कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो लेखक है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सन 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में कविता क्या है निबंध लिखा जाता है और सरस्वती पत्रिका में यह निबंध छपवाया जाता है। अगला प्रश्न है कुटज। कुटज निबंध के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध के लेखक है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज निबंध लिखते हैं। कुटज का अर्थ होता है एक ऐसा वृक्ष जो एकदम पहाड़ों की चोटियों पर उगता है, और पहाड़ों की चोटियों पर उग करके वहाँ पर जो भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति के विपरीत वो खड़ा रहता है और अपने जीवन को जीता है। तो इससे हजारी प्रसाद द्विवेदी सीख देना चाहते हैं कि चाहे आपके जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन आप उस परिस्थिति को संभाल के आगे बढ़ते जाइए, अपने कर्तव्य को करते जाइए। अब अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर रचना है। पैरों में पंख बांधकर यह रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन सी विधा की रचना है। तो विधा पूछा तो ये यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। आगे प्रश्न है, माटी हो गई सोना गद्य की कौन सी विधा है? तो माटी हो गई सोना ये एक संस्मरण है। माटी हो गई सोना संस्मरण है। वैसे संस्मरण और रेखा चित्र में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका सही उत्तर संस्मरण को ही माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? कौन सा लेखक समालोचक यानी आलोचक नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जी तो आलोचक है ही, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आलोचक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी आलोचक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सरदार पूर्ण सिंह, ये आलोचक नहीं है। सरदार पूर्ण सिंह आलोचक नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया है? लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया है? तो यहाँ जितने भी पत्रिकाएं दी गई है इनमें से किसी का भी संपादन कमलेश्वर नहीं करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी भी पत्रिका का संपादन कमलेश्वर नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मैं आपको बताइए 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं। उसके बाद सरस्वती पत्रिका के अलग अलग लोग संपादक बनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रसिद्धि महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिली है उतनी प्रसिद्धि फिर और किसी को नहीं मिल पाती है। अब अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मौखिक और लिखित। हम भाषा की अभिव्यक्ति मौखिक और लिखित दोनों भाषाओं में कर सकते हैं, दोनों रूपों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? मानक हिंदी यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो मानक हिंदी है वो हमारी खड़ी बोली से विकसित हुई है। खड़ी बोली आई और खड़ी बोली ही आगे चल करके हिंदी भाषा के रूप में परिवर्तित हो गई। अब हमारा अंतिम प्रश्न है,
भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिंदी। ये हमारे अनुच्छेद 343 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 में 343 में भारत की राजभाषा हिंदी मानी गई है और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है। तो इस प्रकार से राजभाषा हिंदी हो जाएगी। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको 60 प्रश्न करवा चुकी हूँ और फिर उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक ये सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।